हाय फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में। और हाँ, इसे वो ज़रूर कर देना। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? पहला टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए या कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, इनपुट की ज़रूरत होती है, और उन्हीं रिसोर्सेज इनपुट्स को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वैसे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी आउटपुट बनाने के लिए जो इनपुट की ज़रूरत होती है वो काफ़ी तरीके के इनपुट्स हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 चीजें हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंप्राइज करती हैं। अभी हमने बात करी थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज रेंडर करते हैं और उसके बदले उन्हें इनकम मिलती है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम एक अर्न्ड कॉन्सेप्ट होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एक ट्यूशन सेंटर चलाता है जिसमें बी एक स्टूडेंट है। तो बी अगर इस क्लास के बदले इसे फीस देता है तो उस फीस को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बदले ए ने इसे सर्विसेज रेंडर करी है, ए ने उसे अर्न किया है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल रेजिडेंट्स को मिलने वाली फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब जिसे नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम होती है जिनके बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फादर ने सन को पॉकेट मनी दी, तो ये जो पॉकेट मनी है ये ट्रांसफर इनकम होगी। क्यों? क्योंकि इसके बदले कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी गई है। अब जो ट्रांसफर इनकम होती है वो यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट होता है। यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब ये है कि फादर से सन की तरफ ही सिर्फ पॉकेट मनी जा रही है, सन इन रिटर्न कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था ए एक इंस्टीट्यूट चला रहा था और बी एक स्टूडेंट था। तो ए ने बी को क्लासेस दी और बदले में बी ने ए को उसके लिए फीस दी। तो इसके बदले में फीस के बदले में क्लासेस मिल रही थी, यानी कोई सर्विस दी जा रही थी, तो इसलिए वो बाइलेटरल कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पे हम देखेंगे ये यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पॉकेट मनी दी जा रही है। अब ये एक रिसीट कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ हमने देखा था ये एक अर्नड कॉन्सेप्ट था, मतलब ये जो फीस मिली थी वो कमाई गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या पॉकेट मनी के बदले कोई सर्विस दी गई है? तो ये जस्ट रिसीट कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कुछ इसके एग्जांपल्स, जो कि है ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो ये सारी ऐसी इनकम है जिनके बदले कोई भी सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस नहीं करे गए हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ये वैसे तो ये एक ही क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें खरीदा जाता है या तो रीसेल पर्पस के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए है, उसकी एक बेकरी है, बेकरी शॉप है इसकी एक, और इसका काम है बिस्किट बनाने का। और इसने मार्केट से मैदा लिया, तो ये जो मैदा होगा वो होगा इंटरमीडिएट गुड्स। मजा ही नहीं आ रहा मेरे को। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको खरीदा जाता है रीसेल पर्पस के लिए या फिर फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए इन द सेम ईयर। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए एक बेकरी शॉप ओन करता है और ये बनाता है बिस्किट्स। तो इसे बिस्किट्स बनाने के लिए मैदे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मैदा होगा वो होगा इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि इसे फर्दर प्रोड्यूस करना
रहता है। नेक्स्ट, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो रेडी नहीं होते हैं यूज़ करने के लिए, इनमें कुछ वैल्यू एडिशन करना रहता है, वैल्यू एडिशन करना रहता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैदा बिस्किट में कन्वर्ट होगा, मैदे को बिस्किट में प्रोड्यूस करा जाएगा, यानी इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करा जाएगा, तो इसलिए दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज़। नेक्स्ट आता है दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करे हैं। जैसे फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स जो कि रेडी फॉर यूज़ होते हैं। मैं मार्केट से चीनी लेके आया, तो वो चीनी क्या है, फाइनल गुड है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, मतलब मैं उसे आगे फर्दर प्रोड्यूस नहीं करने वाला, उसे मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर लूँगा। तो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि मिल्क खरीदा है किसने, शॉपकीपर ने, स्वीट्स बनाने के लिए, तो मिल्क इसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है वो होती है डिराइव डिमांड, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि यहाँ पे मिल्क है, शॉपकीपर ने जो मिल्क लिया है वो किस लिए लिया है, स्वीट्स के लिए लिया है, तो मिल्क क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। अब मिल्क की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्वीट्स पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा उससे स्वीट्स की डिमांड आगे से आएगी उतनी ज़्यादा ही ये मिल्क की डिमांड करेगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो बन के तैयार हो चुके हैं और उन्हें फाइनली अब यूज़ किया जा सकता है। अब ये दो पर्पस इससे लिए जा सकते हैं, या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। मान लीजिए एक हाउस होल्ड है, उसने कोई मशीन खरीदी, तो वो मशीन जो होगी वो उसका फाइनल गुड होगा, क्योंकि वो फाइनली उसे कंज्यूम कर सकता है, यानी उसे यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आता है अगर कोई बी है जिसने मशीन ली है, पर ये जो बी है इसने ये इंडस्ट्री के लिए लिया है, यानी इससे ये गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करेगा, या सर्विसेज देगा या कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, तो ये जो मशीन है ये इस केस में होगी फाइनल गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये जो मशीन होगी जो हाउस होल्ड ने खरीदी है फाइनल गुड फॉर कंजम्पशन। नेक्स्ट आता है ये ऐसे गुड्स होते हैं जो यूज़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं, दे आर रेडी टू यूज़, और इनमें कोई भी वैल्यू एडिशन करना नहीं रहता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन। अगर हाउस होल्ड ने कोई मिल्क खरीदा है अपने कंजम्पशन के लिए तो उसे हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। अब ये गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड कैसी होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है, मतलब इनकी डिमांड सोलली डिपेंड करेगी अपने ऊपर, ये इसकी डिमांड किसी और गुड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अब फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। लास्ट स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वेयर एज फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एक फार्मर है जिसने 50 रुपये वैल्यू के वीट प्रोड्यूस करे और इसको बेच दिया एक बेकर को, जिसने फर्दर इनकी मदद से 200 रुपये के केक बेक करे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इन्होंने टोटल इनकम जनरेट करी है वो कितनी है। आप में से बहुत सारे लोग आंसर करेंगे कि 50 + 200 विल बी 250 एंड दिस विल बी द इनकम जनरेटेड बाय देम। वेल, द आंसर इज नो। इसने जो 200 रुपये की इनकम जनरेट करी है उसमें 50 रुपीज़ एज एन एक्सपेंस डिडक्ट करना पड़ेगा, जो कि इसने एज एन इनपुट यूज़ करी है। तो यानी कि अगर देखा जाए सही मायनों में इसने वैल्यू एडिशन करा है 150 रुपये का, वेरएज फार्मर ने करा है 50 रुपीज़ का। तो जो टोटल इनकम जनरेट हुई है दैट इज 200, 150 + 50। तो रुको जरा, सबर करो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछे थे। इनका आंसर करने से पहले देख लेते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कंसलेट्स। कंसलेट्स ऐसे ऑफिसेस एंड ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि फॉरेन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, और ये उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती हैं। तो बहुत सारे लोग इस वर्ड को कंफ्यूज कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज से। अरे भाई देखो, फॉरेन कंपनीज अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, बट अगर फॉरेन एम्बेसीज हैं, फॉरेन कंसुलेट्स हैं, फॉरेन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO, जो किसी कंट्री के लिए काम नहीं करती है, जो सारी कंट्रीज के लिए कलेक्टिवली काम करती है, अगर ये सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारी कोई एम्बेसीज
हमारे कोई कंसुलेट्स फॉरेन डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। लेकिन ये बात अप्लाई नहीं होती है ऑफिसेस के लिए। अगर कोई फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पे है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसरों को। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, अगर इंडिया की कंपनी लंदन में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी क्योंकि वो लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, तो ये इंडिया में है कंपनी, तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, तो ये न्यूयॉर्क में है तो इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ऐसे ही है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा क्योंकि फॉरेन बैंक की ब्रांच है लेकिन वो इंडिया में है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब एम्बेसी है इंडिया की और वो है जापान में, तो मैंने बताया था अगर दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री की एम्बेसी होती है या कंसुलेट्स होते हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं, तो यानी ये हमारी कंट्री में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, अब स्टेट बैंक की ब्रांच अगर चाइना में है तो वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो यानी ये डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। नेक्स्ट है रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अगर रशिया की एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, वो आएगी रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। नेक्स्ट है टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। हालांकि वो टाटा की बिल्डिंग है लेकिन है वो अमेरिका में, तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी।